डेटा को कलेक्शन करने के बाद हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा था कि ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या सीरीज बना के, अलग अलग टाइप की कौन कौन सी सीरीज होती हैं और किन किन सीरीज में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर उस ऑर्गेनाइज डेटा को हम प्रेजेंट करके, मतलब जिनको भी उस स्टैटिस्टिकल डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको देखेंगे ना इंफॉर्मेशन को, और उनको किस तरीके से वो प्रेजेंट रहेगा उनके सामने, किस तरीके से वो बन के या सामने प्रेजेंट करके दिखाया जाएगा, जिससे कि जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन निकालनी है उसके अंदर से वो निकाल सके। तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो डेटा को हम टोटल ऑल टुगेदर 3 वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, डेटा को हम 3 वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वे 3 वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज टैबुलर प्रेजेंटेशन, फिर सेकंड है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एंड द थर्ड वन इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। 3 मेथड कौन कौन से हो सकते हैं प्रेजेंटेशन के? टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और हमें ये अपने चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में एंड चैप्टर नंबर 7 में, ये 3 चैप्टर्स में, चैप्टर 5, 6 और 7, ये 3 चैप्टर्स में हमें ये तीनों चैप्टर्स, ये तीनों प्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो आगे के आने वाले 3 चैप्टर्स में हम लोग यही पढ़ेंगे कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, एंड प्रेजेंट करने के लिए टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये तीनों प्रेजेंटेशन के मेथड समझने हैं। ओके, समझ में आई ये बात? तो अगर हम चैप्टर नंबर 5 से, हाँ ओके, अगर हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, तो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सिर्फ चैप्टर 5 में हमें एक ही टाइप का प्रेजेंटेशन पढ़ना है, और वो है कौन सा? टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब होता क्या है? सी, टैबुलर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है ना, कि जब भी हम अपने डेटा को, यानी कि जो भी हमने कलेक्शन किया है इंफॉर्मेशन का, और कैसे इंफॉर्मेशन का? जो कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, नंबर्स के फॉर्म में है। इन नंबर्स के फॉर्म में जैसे भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को जब हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करके लिखते हैं, क्या करते हैं हम? जब भी हम अपने कलेक्टेड डेटा को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, मतलब उसमें कुछ रो बनाते हैं और कुछ कॉलम बनाते हैं, कुछ रोज रहते हैं और कुछ कॉलम्स रहते हैं, उस फॉर्म में अगर प्रेजेंट करके लिखते हैं, तो उस तरीके के डेटा प्रेजेंटेशन को बोला जाता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, टैबुलर प्रेजेंटेशन को अच्छे से और पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले अभी देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है? मैम लिखा हाँ? हुआ। लिखा हुआ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर आप जैसे टेक्स्ट मैसेज भेजते हो किसी को, तो यानी कि लिख के मैसेज भेजते हो, है ना, राइटिंग में, स्टेटमेंट के फॉर्म में। कोई भी ऐसा डेटा जो प्रेजेंट होगा किसी टेक्स्ट, मतलब रिटन फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो उस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं क्या? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट के फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट होता है ना, पैराग्राफ की तरह लिख दिया गया अगर हमें। तो जब हमारा कोई भी किसी भी चीज का अगर हमने इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट किया है, और वो इंफॉर्मेशन बहुत लार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत इस तरीके से बहुत सारा कॉलम्स और रोज उसमें नहीं बने हुए हैं कि इतने बड़े बड़े इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिखे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? जब बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, कुछ बातें ही लिखनी है, तो हम वहां पे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। अब उसके एक एग्जाम्पल भी आपके बुक में भी दिया हुआ है कि जैसे 2007 में इतने एप्लीकेंट में से इतने लोगों ने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया और कितनी गर्ल्स थी। तो ये बहुत ही छोटी सी और बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिया, कितने कॉमर्स के बैकग्राउंड के थे वो बता दिया, और उसमें गर्ल्स और बॉयज बता दिया। इस तरीके की सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन थी जिसको हम इजिली जो है एक बार रीडिंग करके समझ सकते हैं।
ऐसे इंफॉर्मेशन जो हम सिंपल से रीड करके समझ भी पाए, उसे हम टेक्सचुअल फॉर्म में टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट इसकी जगह पे अगर यहाँ पे जो है और ज़्यादा डिटेल्स आ गई होती, 2000 एप्लीकेंट्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड बता दिया, उनके मेल फीमेल बता दिया, और उनके बारे में, और उनकी जो क्या क्या डिग्री है या क्या क्या उनका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशंस है उनके बेसिस पे बता दिया, या उनके मार्क्स या परसेंटेज के बेसिस पे भी बता दिया। तो एक साथ इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजें हमको पैराग्राफ में पढ़ के समझ में नहीं आएंगी। ऐसा हो सकता है कि हमें पैराग्राफ में ये सारी चीजें पढ़ के समझ में ना आए। तो उस केस में क्या किया जाता है, इस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को प्रेफर नहीं किया जाता है। फिर वहां पे हम करते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, फिर उस जगह पे हम जो है डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, टेबल फॉर्म में, टैबुलर प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं हम। तो एक्चुअल में टैबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब होता क्या, किसे बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन? मैम जिसे टेबल और मतलब रो एंड कॉलम में प्रेजेंट करते हैं जैसे। तो देखो, टैबुलर प्रेजेंटेशन आप सबके पास अपनी अपनी बुक भी है, आप लोग बुक में भी देख सकते हो ध्यान से कि टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक सिस्टमैटिक, मतलब किसी ऑर्डर में कोई सिस्टम, कोई तरीका होता है उसका, ये नहीं कि कैसे भी उठा के नंबर को लिख दिया, डेटा को लिख दिया ना। एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है ऑफ न्यूमरल्स इन रोज एंड कॉलम। अगर हम न्यूमरल्स को एक सिस्टमैटिक वे में रोज एंड कॉलम में प्रेजेंट करेंगे तो उसे ही हम कहते हैं क्या, टैबुलर प्रेजेंटेशन। बस यही डेफिनेशन होती है टैबुलर प्रेजेंटेशन की। अब इसकी डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई कि टैबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब होता क्या है, मीनिंग समझ में आया अभी हमें। अब मीनिंग समझने के बाद क्यों किया जाता है टैबुलर प्रेजेंटेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं ना, किन किन वजह से क्यों हम टैबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे, कुछ और क्यों नहीं करेंगे, क्या रीजन है या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, टैबुलर प्रेजेंटेशन करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है, क्यों करते हैं हम लोग टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो पहली बात यहाँ लिखी हुई है कि टैबुलर प्रेजेंटेशन करने के लिए आप लोग, हम क्या कर सकते हैं ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा को, मतलब काफी कंफ्यूजिंग और बहुत बड़ा, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बड़े बड़े डेटा को एकदम सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट कर देता है। डेटा क्या करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करता है टैबुलर प्रेजेंटेशन, है ना। जैसे कि अगर आप जो है हर दिन, मान लो जैसे आप हर दिन अटेंडेंस देते हो, ओके, आप हर दिन अटेंडेंस देते हो, तो मैं उसमें अगर डेट नहीं डालती जाऊंगी कि ये पर्टिकुलर किस डेट का अटेंडेंस है, 1 अगस्त का अटेंडेंस है या 2 अगस्त का अटेंडेंस है या 3 का अटेंडेंस है, बस आपके नाम के आगे प्रेजेंट 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 लिखती जाऊंगी और ये पता ही नहीं चलेगा कौन से किस डेट का है। या उसमें मैंने रोज या कॉलम्स नहीं बनाए जैसे अटेंडेंस रजिस्टर जो बना होता है, और बस इस तरीके से किसी का भी नाम, कभी तनु का नाम तो हो गया, कभी प्रियंका का नाम हो गया, कभी रोहित का नाम हो गया, किसी का भी नाम उठा के मैंने लिख दिया और प्रेजेंट लिख दिया, और ना उससे हमें ये पता चल पाएगा कि कौन सा बच्चा किस दिन एब्सेंट था, किस दिन प्रेजेंट था, और कौन से बच्चे ने जो है हर दिन क्लास की है, कौन से बच्चे ने हर दिन क्लास नहीं की है, या आज पर्टिकुलर 2 अगस्त को कौन सा बच्चा प्रेजेंट है और कौन सा बच्चा नहीं प्रेजेंट है। तो ये बहुत डेटा बहुत हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम उसे कुछ दिन बाद देखेंगे तो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है, कितने लोगों का प्रेजेंट लग रहा है, कितने लोगों का एब्सेंट लगा हुआ है। तो उसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को, जब जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, बल्क में इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा तरह क्वांटिटीज में इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग टेबल को यूज करते हैं, टैबुलर प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, समझ में आई बात। फिर सेकंड बोल रहा है कि और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इकोनोमाइज स्पेस, स्पेस को इकोनोमाइज करने के लिए। अच्छा, इकोनोमाइज का मतलब ये होता है ना कि हम किस तरीके से उसको अच्छे से यूजफुल बना सकते हैं, बहुत अच्छे से किसी चीज को पूरे तरीके से यूज में लाना, इस्तेमाल करना, उसका अच्छे से प्रॉपर यूज करना ही क्या होता है, उसको इकोनोमाइज करना होता है। इसका कहने का मतलब है कि हम अपने जो भी, मेरा यहाँ पे
जगह होती है, जैसे कि अगर हमने प्रेजेंट लिख दिया, इधर प्रेजेंट लिख दिया, कहीं यहाँ लिखे, कहीं यहाँ लिखा, कहीं इधर लिखा, और पूरे पेज पे फैला के सबका प्रेजेंट एब्सेंट नाम और किसी भी तरीके से एक अनअरेंज वे में लिख दिया, तो क्या होगा, हमने जगह को बहुत सारी हो सकता हो, अगर हम इसको प्रॉपरली टेबल बनाए होते तो हो सकता है वो इतने ही जगह में, इतने से स्पेस में पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा जाता और बाकी आगे के स्पेस जो है हमारे बच जाते, वो दूसरे काम में आ जाते। ऐसा हो सकता था। तो यही बोल रहा है कि अपने स्पेस को बचाने के लिए और डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेबुलर प्रेजेंटेशन से हमें पता है डेटा जो है एकदम थोड़ी सी जगह पे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। ओके, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अगर कभी भी दो चीजों में अगर आप कंपेयर करते हो, है ना, जैसे अगर मान लो आप अपने मार्क्स में कंपेयर कर रहे हो, हाफ ईयरली के मार्क्स में और एनुअल एग्जाम के मार्क्स में, तो हाफ ईयरली के मार्क्स का एक कॉलम रहता है और दूसरा कॉलम एनुअल एग्जाम मार्क्स का रहता है, और हम लोग बगल बगल ऐसे कॉलम बना के और सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट के रोज बने रहते हैं, उन सब्जेक्ट के रोज में और कॉलम में हाफ ईयरली और एनुअल का एक दूसरे के मार्क्स को कंपेयर करते हैं। अच्छा, इंग्लिश में आपका पिछली बार 50 आया था, इस बार आपका 70 मार्क्स आया है, यानी कि मार्क्स इंक्रीज हो गया। अच्छा, मैथ्स में आपका जो है, मैथमेटिक्स में आपका लास्ट टाइम जो है 75 मार्क्स आया था, इस बार आपका 80 मार्क्स आ गया। तो इसमें अभी हम कंपेयर कर लिए कि हाफ ईयरली के मार्क्स से एनुअल के मार्क्स में आपका ज्यादा मार्क्स बढ़ गया है। तो जब भी बगल बगल में डेटा कॉलम में और रोज के फॉर्म में, यानी टेबल के फॉर्म में अरेंज नहीं रहेगा, तब तक इसका कंपैरिजन करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है क्या, डेटा को हम टेबल फॉर्म में अरेंज करें। ओके, नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सी सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स है। अभी हम स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें मेथड करने के बाद क्या करना था, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ने के बाद हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना था। तो जब तक हम डेटा को प्रॉपर वे में एक टैबुलर प्रेजेंटेशन में अरेंज नहीं कर लेंगे, यानी कि किसी भी फॉर्म में जब तक हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उसके ऊपर एनालिसिस भी नहीं कर सकते, है ना। डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए कि उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, उनको समझने के लिए हमें उसको एनालाइज करने के लिए उसका प्रेजेंटेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के लिए भी काम आता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टैबुलर प्रेजेंटेशन किया जाए, वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके के इंफॉर्मेशन को कौन सा वाला प्रेजेंटेशन मेथड यूज करके प्रेजेंट करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको। प्रेजेंटेशन के मैंने बताया था ना कि 3 तरीके हैं, या तो हम टेबल में, या तो डायग्राम्स में, या तो ग्राफिकल मेथड में, 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें ये समझना है पहले डिटेल में कि ये होता क्या है, प्रेजेंटेशन है क्या। जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो फिर हम बाद में ये डिसाइड करेंगे हमारे इंफॉर्मेशन को देख के कि अब बताओ कि इसको तुम कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, टेबल फॉर्म में कि ग्राफ फॉर्म में कि डायग्राम फॉर्म में। तो उसको समझने के लिए कि डेटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट करें कि उसका एक बेस्ट रिजल्ट निकल के आए, उसको हम बेस्ट वे में एनालाइज कर पाए, ये हमें उसको समझने के लिए पहले तीनों तरह के प्रेजेंटेशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला पॉइंट लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स में, फिफ्थ पॉइंट है कि टू प्रोवाइड रेफरेंस। रेफरेंस करने का मतलब है कि जब भी हमें फर्दर स्टडी के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अगर कलेक्ट होकर मिलती है, तो टैबुलेशन का ये मतलब होता है ना कि वो हमें बताता है कि ये इस इंफॉर्मेशन को, यानी अगर आपने बोला है कि आपका मार्क्स मैथ्स मैथमेटिक्स में मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ये जो रिजल्ट आपने इंटरप्रिटेशन किया किस बेसिस पे किया, क्या इसका प्रूफ है आपके पास। तो आप अपने टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है दिखा सकते हो कि ये देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस के मार्क्स लिखे हुए थे, और मैथ्स वाला ही देखो को सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है। तो हम अपने रेफरेंस के लिए भी टेबुलर प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं, अगर हमें अपने इंटरप्रिटेशन को कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, है ना। हमें बताना रहेगा कि कौन से आप
सब मार्क्स वाले टेबल में जाके देखो, टेबल के बहुत सारे टाइटल वगैरह भी होते हैं। मतलब कि टेबल का होता है कि कौन से चीज का टेबल है। अगर आपको मान लो क्लास में प्रेजेंट और एब्सेंट बच्चों के अटेंडेंस का टेबल बनाना है, तो क्या वहां पे आप उनके मार्क्स पे लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, अटेंडेंस का टेबल बनेगा। फिर आपका एक दूसरा टेबल बनेगा तो वो सिर्फ मार्क्स का टेबल बनेगा। तो जो टेबल का टाइटल होता है ना, वो बता देता है ब्रीफली हमको कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है वो किस चीज के बारे में। जब तक आपको उसका टाइटल नहीं समझ में आएगा तब तक ये नहीं समझ पाओगे ना कि उसके अंदर कौन सी चीज की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो हमें टैबुलेशन जो है ये हेल्प भी करता है कि हम रेफरेंस ले सके कि किस चीज की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और किन चीजों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी हुई है। ये बात समझ में आई आपको कि टैबुलर प्रेजेंटेशन का या तो टैबुलेशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। सबसे पहली बात तो हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, वो साइज जो है स्पेस इकोनोमाइज करता है, वो फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन। अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो हम यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना इजी हो जाता है और रेफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन के, टैबुलेशंस के। टेल मी। फिर नेक्स्ट हमें देखना है कि रिक्विजिट्स। रिक्विजिट्स मतलब क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं या जरूरी होते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन में, क्या क्या चीजें जो हैं जरूरी होती हैं, या हम कह सकते हैं ना कि क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। रिक्विजिट्स को हम रिक्वायरमेंट्स भी बोल सकते हैं या एसेंशियल्स भी बोल सकते हैं। मतलब क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं फॉर अ गुड टेबल। एक टेबल को, एक टैबुलेशन को अच्छा होने के लिए, गुड होने के लिए हम कब बोलेंगे कि ये मेरा टैबुलर प्रेजेंटेशन एक अच्छा टेबल प्रेजेंटेशन है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जरूरी होती हैं। तो सबसे पहली बात ना क्या जरूरी होती है एक अच्छे टेबल बनाने के लिए, वो है टाइटल। सबसे पहली चीज क्या होती है, टाइटल। अभी जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन, अगर आपको मान लो अटेंडेंस का इंफॉर्मेशन है या आपको मार्क्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब तक उसका टाइटल लिखा नहीं रहेगा हम समझ पाएंगे उसको देख के कि ये पर्टिकुलर कौन से चीज का जो है टेबल बना हुआ है यहाँ पे, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अगर हमें दिखाना है, वेट अ सेकेंड, अगर हम यहाँ पे टाइटल नहीं पढ़ेंगे टेबल का, कि ऐसे लिखा हुआ है ना, टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन मैरिटल स्टेटस। मतलब उनके जेंडर और मैरिटल स्टेटस के हिसाब से एम्प्लॉइज की डिटेल्स लिखी गई है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी में है और कितने मेल फीमेल है और कितने मैरिड और अनमैरिड है। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन जाननी है तो हम इस टेबल को देखेंगे ना। अगर मान लो आपको बोला कि आप पता करके आओ कि कितने मैरिड और कितने अनमैरिड पीपल हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो वो जानने के लिए आप सबसे पहले इस टेबल का टाइटल ढूंढोगे। कहाँ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो ये नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए। तो जहाँ पे आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की डिटेल मिलेगी मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग, तो आप वो वाला पर्टिकुलर टाइटल ढूंढ के फिर उस टेबल पे जाओगे। ठीक है, तो एक अच्छे टेबल के लिए सबसे जरूरी होता है उसका टाइटल होना। बिना टाइटल के, बिना जो टॉप में, टेबल के टॉप में जो टाइटल दिखाता है उसके बिना कभी भी टेबल आपका अट्रैक्टिव और अपीलिंग नहीं बन सकता। ओके, ये बात समझ में आई। सेकेंड थिंग इज, एक अच्छे टेबल होने के लिए सेकेंड चीज क्या जरूरी होती है, मैनेजेबल साइज। इसकी साइज मैनेजेबल होनी चाहिए। पूरे पेज में, पूरा एक रजिस्टर में बड़ा सा पेज बना के एक टेबल नहीं बना सकते हैं। अगर हमारे टेबल में बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो हम उसको प्रॉपरली, हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से थोड़ी सी जगह में उसको अरेंज करके लिखे। तो एक मैनेजेबल साइज वाला टेबल ही एक अच्छा टेबल कहलाता है ना। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कोई एक टेबल और कोई बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, तभी हम बोलेंगे कि टेबल एक कैसा टेबल है, गुड टेबल है। ठीक है,
थर्ड वन इज अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव होना चाहिए। कभी भी हम अगर उसमें जो है बहुत सारी कंफ्यूजिंग वाली डेटा लिखी है, एक साथ तीन तीन चीजें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है एक ही रो में या एक ही कॉलम में, तो क्या आप उस टेबल को अट्रैक्टिव बोलोगे? तो कभी भी टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसको हमेशा हमारा मोटिव होना चाहिए कि जो भी रीडर है उसका, उसके लिए अपीलिंग होना चाहिए या अट्रैक्टिव होना चाहिए। रीडर के माइंड में वो टेबल जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी वो उस टेबल को प्रेफर करेगा पढ़ना। अगर अदरवाइज वो टेबल से इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, नहीं ले पाएगा, उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। फोर्थ वन इज स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो अगर हम लिटरेसी रेट के ऊपर टेबल बना रहे हैं, तो कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, और सिटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। जिस सिटी में सबसे ज्यादा लिटरेसी होगी, उसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बोल्ड लेटर में करके लिख सकते हो, बोल्ड बना के लिख सकते हो, या उसको एक अलग पेन, रेड कलर के पेन से या कलर चेंज करके लिख सकते हो। तो स्पेशल एम्फेसिस भी हमें टेबल में देना पड़ता है। कुछ चीजें अगर बहुत इंफॉर्मेशन है तो उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इस तरीके से हम यूज करते हैं एक गुड टेबल बनाने के लिए। सूट्स द पर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेबल के अंदर कि वो जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, जिस पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, वो पर्पस जो है सूट करना चाहिए। अगर आपको पूछा गया नंबर ऑफ लिटरेट इलिटरेट बताओ, तो आप बच्चों के मार्क्स लिख दोगे, तो उससे हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वो मार्क्स के बेसिस पे हम बोलेंगे क्या वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। हमें बस इतना बताओ कि वो जो है वो पढ़ लिख सकता है कि नहीं सकता है, उसमें क्वांटिटी बतानी है। तो जो भी पर्पस है टेबल का, अगर पूछ रहे हैं आप बताओ कि उनके मार्क्स कितने हैं, तो आप उनकी हाइट बता दोगे? ये नहीं होना चाहिए। उनके पर्पस सेटिस्फाई होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसी के अकॉर्डिंग ही टेबल बनना चाहिए। अननेसेसरी फालतू की चीजें उसमें नहीं लिखनी है, तो तभी हम बोलेंगे कि ये टेबल जो है एक गुड टेबल है। सिंप्लिसिटी आप समझ गए होंगे, टेबल हमेशा सिंपल होना चाहिए और रेडिली कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब कि आसानी से समझ में आने वाला चाहिए। कंपैरिजन ऑफ डेटा, टेबल का मोटिव यही होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें। तो अगर हमें कभी भी किसी चीज की कंपेरेटिव स्टडी करनी है ना, तो हम उसमें कॉलम्स और रोज बना के लिखेंगे, तभी सबसे अच्छे तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन का। और टेबल में रोज एंड कॉलम्स तो मेंशन होने ही चाहिए, अदरवाइज वो टेबल कभी कहलाएगा ही नहीं। वरना हम ये नहीं बोलेंगे वो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन हो गया, रोज एंड कॉलम्स अगर नहीं बनेगा तो हम उसे बोल सकते हैं वो क्या हो गया, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन हो गया। फिर उसके बाद कुछ और 9, 10, 11, 12 पॉइंट्स हैं, वो इतने नेसेसरी नहीं है, वो आप अपने आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ 8th तक जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, इनको आपको अपने आप से एक बार फिर से रीडिंग करनी है। ओके।